रावलपिंडी की सड़कों पर मई की गर्मी किसी भट्टी की तरह धधक रही थी। हवा में उड़ती धूल और दूर से आती अजान की आवाज के बीच एक जर्जर नीले रंग का पानी का टैंकर खांसता हुआ आगे बढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर बैठे शख्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें जमी थीं, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने एक मैला सा पठानी सूट पहना हुआ था। देखने में वो 35 साल का एक थका हुआ आम पाकिस्तानी मजदूर अब्दुल लग रहा था, लेकिन उस मैले कपड़े के पीछे का दिमाग ना तो थका हुआ था और ना ही वो कोई मजदूर था। वो कबीर था, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे घातक, खामोश और खतरनाक हथियार। कबीर का मिशन कोई रूटीन जानकारी जुटाना नहीं था, उसे एक भूत को मारना था। जलालुद्दीन, लश्कर का वो खूंखार कमांडर जिसने भारत के 3 बड़े शहरों को खून से नहला दिया था। जब भारत की सैटेलाइट्स ने जलालुद्दीन की लोकेशन रावलपिंडी के सबसे सुरक्षित कैंप 4 में ट्रेस की, तो साउथ ब्लॉक दिल्ली में हड़कंप मच गया था। हम मिसाइल नहीं दाग सकते कबीर, रॉ चीफ के वो शब्द अब भी कबीर के कानों में गूंज रहे थे। वहाँ एक सुई भी गिरी तो जंग छिड़ जाएगी। हमें कोई धमाका नहीं चाहिए, हमें बस उसकी लाश चाहिए और दुनिया को लगना चाहिए कि वो अपनी मौत मरा है। तुम्हें वहाँ जाना है, उसके किले में, और उसे उसी के घर में दफन करना है। और इसीलिए कबीर अब अब्दुल था। वो जानता था कि पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में सीधा घुसना आत्महत्या है, परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। तो कबीर ने वो रास्ता चुना जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, ज़रूरत। रावलपिंडी के पॉश मिलिट्री इलाकों में पानी की भारी किल्लत थी और प्यास इंसान को अंधा कर देती है। टैंकर ने एक शानदार बंगले के सामने ब्रेक मारा। संतरी गेट पर 2 संतरी AK-47 ताने खड़े थे। ये ब्रिगेडियर तारिक का घर था, पाकिस्तानी सेना की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स कोर का इंचार्ज। ओए अब्दुल, आज फिर देर कर दी, संतरी ने कड़क आवाज में कहा। कबीर ने अपने चेहरे पर एक ढरी हुई बेबस मुस्कान ला दी। वो टैंकर से नीचे उतरा, कंधे झुकाए और सिर थोड़ा नीचे रखा। ये एक जासूस की सबसे बड़ी कला होती है, अपने अहंकार को मार देना। माफी जनाब, वो ट्रक का रेडिएटर गर्म हो गया था, बस अभी पानी डालता हूँ, कबीर ने ठेठ पंजाबी लहजे में कहा, जो रावलपिंडी में आम था। उसने पानी का मोटा पाइप निकाला और अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया। पानी गिरने की छप-छप आवाज के बीच कबीर की आंखें स्कैनर की तरह काम कर रही थीं। बंगले के अंदर की हलचल, सुरक्षा कैमरों की पोजीशन, संतरियों की शिफ्ट बदलने का समय, उसका दिमाग हर चीज को अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर रहा था। तभी बंगले के पोर्च में खड़ी एक मिलिट्री जीप के पास से गालियों की आवाज आई। ब्रिगेडियर तारिक अपनी जीप का बोनट खोले खड़ा था और उसका ड्राइवर डर के मारे कांप रहा था। बेवकूफ, मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है और ये खटारा स्टार्ट नहीं हो रही, ब्रिगेडियर तारिक दहाड़ रहा था। कबीर ने पाइप को वहीं छोड़ा और धीरे से पोर्च की तरफ बढ़ा। ये वो मौका था जिसका वो पिछले 1.5 महीने से रोज इस बंगले के बाहर इंतजार कर रहा था। जनाब, अगर इजाजत हो तो मैं देख लूं, कबीर ने संकोच करते हुए कहा। ब्रिगेडियर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। तू पानी का टैंकर चलाने वाला मेरी जीप ठीक करेगा? जनाब, पहले फैसलाबाद में मैकेनिक ही था। ये फौज की गाड़ियां तो मैंने बहुत देखी हैं, शायद स्पार्क प्लग या फ्यूल लाइन में कचरा आ गया है। कबीर ने अपनी नजरें जमीन पर ही गड़ाए रखीं। ब्रिगेडियर तारिक ने चिढ़ते हुए हाथ से इशारा किया। कबीर ने बोनट के अंदर हाथ डाला। उसे पहले से ही पता था कि ये गाड़ियां कैसे काम करती हैं। उसने बस 2 मिनट का नाटक किया, जानबूझकर अपने हाथों में थोड़ा ग्रीस मला, एक तार को सही से जोड़ा और कार्बोरेटर को थोड़ा एडजस्ट किया। इंजन घुमाए जनाब, कबीर ने कहा। ड्राइवर ने चाबी घुमाई और जीप एक ही झटके में दहाड़ते हुए स्टार्ट हो गई। ब्रिगेडियर तारिक की आंखों में एक चमक आ गई। एक ऐसा ड्राइवर जो मैकेनिक भी हो, वो भी इतना तेज, फौज की रसद सप्लाई के लिए हीरे जैसा था। क्या नाम है तेरा? तारिक ने पूछा। अब्दुल जनाब, कल से ये खटारा टैंकर चलाना बंद कर। सुबह 7 बजे कैंप 4 के सप्लाई डिपो में रिपोर्ट करना। फौज में संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर की जरूरत है, तेरी दिहाड़ी दुगनी कर दूंगा। कबीर ने अपना सिर झुकाकर सलाम ठोका। अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। जैसे ही ब्रिगेडियर की जीप गेट से बाहर निकली, कबीर के चेहरे की वो डरी हुई बेबस मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक आ गई। वो अंदर घुस चुका था। 1 हफ्ते बाद कैंप 4, रावलपिंडी, द लायंस डेन। कैंप 4 सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं था, ये एक अभेद्य किला था। 3 लेयर की सुरक्षा, स्नाइपर टावर और हर गेट पर फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन। लेकिन कबीर यानी अब्दुल वहां एक वफादार कुत्ते की तरह अपनी जगह बना चुका था। वो ब्रिगेडियर के अंडर में लॉजिस्टिक के ट्रक चलाता था
उसका काम सेना के लिए राशन, हथियार के कल पुर्जे और सबसे ज़रूरी पीने का पानी कैंप के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना था। कबीर हर दिन अपनी बेवकूफ़ी का नाटक करता। वो जानबूझकर जूनियर अफसरों की गालियां सुनता, उनके बूट पॉलिश तक कर देता। वो उनके बीच इतना आम और अदृश्य हो गया था कि अफसर उसके सामने अपनी खुफिया बातें करने लगे थे। अरे वो गेस्ट हाउस नंबर 3 में जो खास मेहमान है उसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। कल रात को उसे अस्थमा का अटैक आ गया था, आधी रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। एक सिपाही ने सिगरेट सुलगाते हुए दूसरे से कहा। पास ही अपनी पानी की बाल्टी साफ कर रहे कबीर के कान खड़े हो गए। गेस्ट हाउस नंबर 3, अस्थमा का अटैक, रात के 2 बजे। कबीर अपने बैरक में लेटा था, बाकी सभी सो रहे थे। उसने अपनी आंखें खोली। उसके दिमाग में कैंप 4 का पूरा 3D नक्शा तैर रहा था। गेस्ट हाउस नंबर 3 कैंप के सबसे बीच में था। वहां एसएसजी के कमांडो 24 घंटे पहरा देते थे। वहां कोई हथियार, कोई चाकू लेकर नहीं जा सकता था। मेटल डिटेक्टर हर चीज पकड़ देता। कबीर को जलालुद्दीन को मारना था, लेकिन ऐसे कि वो मर्डर न लगे। अस्थमा, यही उसकी चाबी थी। कबीर ने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी कैसियो की घड़ी को खोला। घड़ी के पिछले ढक्कन के नीचे एक बेहद बारीक कांच की सुई छिपी थी। इसमें सक्सनिल कुलीन का एक खास मॉडिफाइड वर्जन था, एक ऐसा नर्व एजेंट जो शरीर में जाते ही कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक लाता है और कुछ ही घंटों में खून में घुल जाता है, जिसे किसी भी आम पोस्टमार्टम में पकड़ना नामुमकिन है। हथियार तैयार था, अब उसे उस किले के सबसे सुरक्षित कमरे तक पहुंचना था। अगले दिन कबीर ने कैंप के मेन वाटर सप्लाई स्टेशन पर ड्यूटी ली। उसने देखा कि गेस्ट हाउस नंबर 3 की पाइपलाइन कहां से जाती है। रात के अंधेरे में अपनी जान हथेली पर रखकर कबीर ने गेस्ट हाउस नंबर 3 की मुख्य पानी की लाइन के वॉल्व में एक छोटा सा छेद कर दिया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी और रेत भर दी। अगली सुबह जो होना था वही हुआ। गेस्ट हाउस के अंदर से चीख पुकार मच गई। वीआईपी मेहमान के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था और जो आ रहा था वो गंदा था। अरे कोई प्लम्बर को बुलाओ, मेहमान खफा हो रहे हैं, एक सूबेदार चिल्लाया। कैंप का असली प्लम्बर उस्मान अपना टूल बॉक्स लेकर गेस्ट हाउस की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में स्टोर रूम के पास एक अंधेरे कोने में कबीर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उस्मान वहां से गुजरा, कबीर ने फुर्ती से उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल रखा। 10 सेकंड के अंदर उस्मान बेहोश हो गया। उसने कबीर को स्टोर रूम के खाली ड्रम में छिपा दिया। उस्मान की नीली वर्दी पहनी, उसका टूल बॉक्स उठाया और अपना सिर झुकाए गेस्ट हाउस नंबर 3 की तरफ चल दिया। एसएसजी कमांडो ने उसे गेट पर रोका। किधर? जनाब, सूबेदार साहब ने बुलाया है, अंदर पानी की लाइन चौक हो गई है, कबीर ने डरी हुई आवाज में कहा। कमांडो ने मेटल डिटेक्टर से उसे चेक किया, टूल बॉक्स के पेचकस और पानों को देखा। सब कुछ सामान्य था, ना कोई हथियार, ना कोई बम। कमांडो ने इशारा किया, जा और 10 मिनट में काम खत्म करके बाहर आ जा। कबीर ने सिर हिलाया और गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर की हवा भारी थी, एसी फुल पर चल रहा था और सामने एक सोफे पर लेटा हुआ था जलालुद्दीन, वो आतंकी जिसके एक इशारे पर मुंबई और दिल्ली में लाशें बिछ गई थीं। वो अपनी अस्थमा की इनहेलर ले रहा था। कबीर ने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी नज़र जलालुद्दीन पर टिकी थी। अब कोई संतरी नहीं था, कोई कमांडो नहीं था, सिर्फ कबीर, जलालुद्दीन और कबीर की कलाई में बंधी वो मौत की घड़ी। कबीर ने अपना सिर नीचे झुकाया और प्लम्बर के टूल बॉक्स को घसीटते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर खड़े एसएसजी कमांडो को कोई शक ना हो, इसलिए उसने जानबूझकर पाइप पर 2-3 बार रिंच से खटखट की आवाज़ की। अंदर लेटे जलालुद्दीन को ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं हुई। वो अस्थमा और बीपी का मरीज था और उसका मिजाज बेहद चिड़चिड़ा था। ओए जाहिल, आराम से काम नहीं कर सकता? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जलालुद्दीन खांसते हुए चिल्लाया और बाथरूम की तरफ बढ़ा। यही वो पल था जिसका कबीर इंतजार कर रहा था। कबीर ने बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला रखा था। जैसे ही जलालुद्दीन ने गुस्से में बाथरूम के अंदर कदम रखा, कबीर ने एक झटके में दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। जलालुद्दीन ने कबीर की तरफ देखा। उसकी नज़र प्लम्बर की नीली वर्दी से उठकर कबीर की आंखों तक गई। एक खूंखार आतंकी होने के नाते जलालुद्दीन ने मौत को बहुत करीब से देखा था। वो तुरंत समझ गया कि उस आदमी की आंखों में एक आम प्लम्बर वाला डर नहीं, बल्कि एक ट्रेंड किलर की खामोशी है। तू कौन? जलालुद्दीन के मुंह से बस इतना ही निकला था कि कबीर बिजली की फुर्ती से उस पर टूट पड़ा। खामोश मौत का तांडव। बाहर कमांडो खड़े थे, इसलिए गोली चलाने या आवाज करने का कोई सवाल नहीं था। ये एक साइलेंट हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बिना हथियार की लड़ाई थी।
जलालुद्दीन ने अपने बचाव में बेसिन के पास रखा एक भारी कांच का ग्लास उठाया और कबीर के सिर पर दे मारा। कबीर ने फुर्ती से डक किया और गिलास दीवार से टकराने ही वाला था कि कबीर ने अपना बायां हाथ बीच में अड़ा दिया। कांच कबीर के हाथ पर लगा, हल्का खून निकला, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कबीर ने अपने दाएं हाथ से जलालुद्दीन के गले पर एक अचूक कराटे चॉप मारा, जिससे उसकी सांसें उखड़ गईं। जलालुद्दीन भारी भरकम था। उसने पूरी ताकत से कबीर को धक्का दिया और दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने पीछे से आकर तौलिए को जलालुद्दीन के गले में लपेटा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। जलालुद्दीन का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो हवा के लिए तड़प रहा था। उसके पैर जमीन पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन कबीर की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे जैसी थी। कबीर जानता था कि जलालुद्दीन को अस्थमा है, इसलिए गले पर दबाव पड़ते ही उसका शरीर जल्दी हार मानने लगा। तभी कबीर ने अपनी बाईं कलाई को घुमाया। उसकी पुरानी कैसियो घड़ी का डायल खुला। उसके अंदर छिपी सक्सनिल कोलीन की माइक्रो सुई बाहर आ गई। कबीर ने जलालुद्दीन को अपनी ओर खींचा और वो सुई सीधे उसकी गर्दन की नस में घुसा दी। ये उन बेगुनाहों की तरफ से है जिन्हें तूने मारा था, कबीर ने जलालुद्दीन के कान में फुसफुसाते हुए कहा। जहर सेकंडों में खून में घुल गया। जलालुद्दीन का शरीर अचानक अकड़ने लगा। ये जहर शरीर की मांसपेशियों को पैरालाइज कर देता है और फेफड़ों को काम करने से रोक देता है, जो बाहर से बिल्कुल एक भयंकर अस्थमा अटैक या हार्ट अटैक जैसा दिखता है। 10 सेकंड के अंदर जलालुद्दीन की आंखें पथरा गईं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब एक बेजान लाश बन चुका था। दिमागी चाल और वापसी। कबीर ने एक लंबी सांस ली। काम खत्म हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अब बाहर निकलने की थी। उसने तुरंत जलालुद्दीन की लाश को घसीटकर कमोड के पास रखा, तौलिए को वापस स्टैंड पर टांग दिया। उसने जलालुद्दीन का अस्थमा इन्हेलर उठाया और उसकी लाश के ठीक हाथ के पास गिरा दिया, ताकि देखने वालों को लगे कि अटैक पड़ने पर वो दवा लेने की कोशिश कर रहा था और गिरकर मर गया। कबीर ने अपने हाथ से टपके खून की 2 बूंदों को पानी से धोकर साफ कर दिया। उसने कुंडी खोली, टूल बॉक्स उठाया और अपना सिर झुकाकर बाथरूम से बाहर निकला। बाहर खड़ा एसएसजी कमांडो मुड़ा। हो गया काम? जी जनाब, वाल्व में कचरा था, निकाल दिया। मेहमान अभी बाथरूम में है। कबीर ने अपनी आवाज में वही पुराना प्लम्बर वाला डर लाते हुए कहा। कमांडो ने हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। कबीर गेट पार किया और अपनी चाल को सामान्य रखते हुए स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने 30 सेकंड के अंदर प्लम्बर की नीली वर्दी उतारी, बेहोश उस्मान को बाहर निकाला और वापस अपनी अब्दुल वाली मैले कपड़ों की पहचान पहन ली। वो दौड़कर अपने पानी के टैंकर के पास पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया। उसने घड़ी देखी, जहर का असर हुए 3 मिनट हो चुके थे। जल्द ही जलालुद्दीन के कमरे से चीखें उठने वाली थीं। कबीर ने टैंकर को कैंप 4 के मुख्य गेट की तरफ बढ़ा दिया। गेट पर संतरी ने उसे रोका। खाली हो गया टैंकर? हाँ जनाब, ब्रिगेडियर साहब ने शाम को दोबारा भेजने को कहा है। कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संतरी ने बैरियर उठा दिया। टैंकर जैसे ही कैंप से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंचा, कबीर ने रियर व्यू मिरर में देखा, कैंप 4 के अंदर अचानक सायरन बजने लगे थे। एम्बुलेंस और गाड़ियों की आवाज़ें गूंज रही थी। जलालुद्दीन की लाश मिल चुकी थी। पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया था। उन्हें लग रहा था कि उनके वीआईपी मेहमान को हार्ट अटैक आ गया है। किसी के दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही थी कि कातिल वही पानी का टैंकर वाला था जो अभी अभी गेट से बाहर निकला है। अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। रावलपिंडी में एक अज्ञात बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक मौत थी, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रॉ के हेडक्वार्टर में एक अलग ही सुकून था। रॉ चीफ के टेबल पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, द ग्लास इज एम्प्टी। चीफ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ